नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज भारत एक सोच। आजादी के बाद भारत की बुलंद तस्वीर गढ़ने में कई विचारों ने एक साथ काम किया है। मैं ऐसे ही कुछ मुखर सोच से आपका परिचय कराने की कोशिश कर रही हूं। जरा सोचिए, वो भी कोई सोच ही रही होगी जिसमें भारत की तरक्की के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना गया। एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोलने के पीछे कोई ना कोई सोच रही होगी। वो भी तो कोई सोच ही रही होगी जिसमें अधिक पैदावार के लिए हरित क्रांति की जमीन तैयार हुई होगी। वो भी एक खुली सोच ही होगी जब महिलाओं को आईएएस और आईपीएस में एंट्री मिलनी शुरू होगी। वो भी एक सोच ही रही होगी जिसमें भारतीयों का कंप्यूटर से परिचय कराया गया होगा। अर्थव्यवस्था के बंद खिड़की दरवाजे खोलने के पीछे भी निसंदेह कोई ना कोई सोच ही होगी। वो भी एक सोच ही रही होगी जिसमें भारत को परमाणु शक्ति बनाया। आज मैं ऐसी ही बुलंद और मुखर सोच के सारथियों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करूंगी। जब भारत आजाद हुआ था तब एक ओर बंटवारे का दर्द था, दूसरी ओर अनगिनत समस्याएं। उस समय देश की आबादी करीब 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें तकरीबन 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। 100 में से सिर्फ 20 लोग ही मुश्किल से साक्षर यानी कुछ पढ़ लिख सकते थे। एक आदमी की सालाना कमाई ₹250 रुपए से भी कम थी, यानी मुश्किल से 20-25 रुपया महीना। देश में गिनती के मेडिकल कॉलेज थे। सामान्य पढ़ाई के लिए भी रोजाना छात्रों को कोसों पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता था। देश की जीडीपी में खेती का योगदान 50% से ज्यादा था। आजाद भारत की कमान संभाल रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश को मौजूदा संकट से निकालने की राह क्या होनी चाहिए। किस सोच के साथ आगे बढ़ने में भारत के हर आदमी को ये महसूस हो कि ये देश उसका है, अपना है। इस देश को बनाने में उसकी भी भूमिका है। तब के देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आजाद भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा क्या हो। अर्थव्यवस्था का आधार सरकार नियंत्रित हो या बाजार नियंत्रित। उस समय दुनिया इन्हीं दो धाराओं में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और यूरोप का मॉडल था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ का। ऐसे में पंडित नेहरू ने बीच का रास्ता निकाला। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्शन दिया जिसमें सरकार का भी रोल था और निजी उद्योग धंधों का भी। उस दौर में पंडित नेहरू की आर्थिक सोच को आगे बढ़ाने में जो लोग उनके साथ खड़े थे उनमें जॉन मथाई और सीडी देशमुख जैसे लोग भी थे, जो उनकी कैबिनेट में वित्त मंत्री भी बने। योजना आयोग जैसी संस्था के जरिए भारत की तरक्की का फॉर्मूला खोजा जाने लगा। इसी तरह अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने भारत के तरक्की के लिए नया मॉडल आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभाया। ये उस दौर की चुनौतियों को देखते हुए एक ऐसी सोच थी जिसमें भारत के हर क्षेत्र में बदलाव की बुलंद कहानी तैयार की जा सके। पंचवर्षीय योजना के जरिए तरक्की की बुनियाद रखी गई। कृषि और उद्योग दोनों के साथ साथ आगे बढ़ाने का रास्ता निकाला गया। सार्वजनिक क्षेत्र का खाका आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के साधन के तौर पर विकसित किया गया। इसके पीछे सोच थी कि आजाद भारत के आखिरी छोर तक तरक्की और बदलाव की बयार को पहुंचाना। ऐसे में पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 5 पीएसयूज की नींव रखी गई, जिन्हें पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। सरकारी कंपनियां खोलने की मुहिम ने तूफानी रफ्तार पकड़ी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 ने भी अहम किरदार निभाया। उसके बाद सरकारी पूंजी से बड़े बड़े कारखाने और नए नए संस्थान खुलने लगे। अब सरकार का पूरा जोर भारी उद्योग, स्टील, तेल, गैस, बैंकिंग और बीमा जैसे सेक्टर पर रहा। इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए दुर्गापुर,
बोकारो, राउरकेला, भिलाई जैसे औद्योगिक शहर खड़े हुए। सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, काकरापारा, गंगापुर, तुंगभद्रा नदी घाटी जैसी परियोजनाएं शुरू हुईं। आजादी के बाद हिंदुस्तान की तरक्की में सरकारी कंपनियां झंडा बरदार की भूमिका में थी। आजादी के पहले ही देश के भीतर इस बात पर मंथन शुरू हो चुका था कि बगैर वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भारत की तरक्की संभव नहीं। वो साल 1945 का था। टाटा ग्रुप से जुड़े एक कारोबारी थे सर अर्देशिर दलाल। उनकी सोच थी कि भविष्य में भारत की तरक्की बहुत हद तक पूंजी यानी कैपिटल से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगी। इस सोच के और भी पैरोकार थे। उस दौर में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक सदस्य हुआ करते थे सरदार जोगिंदर सिंह। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका मकसद था भारत में हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना। 22 सदस्यों वाली इस कमेटी की अध्यक्षता थी नलिनी रंजन सरकार। तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे प्रोफेसर डॉक्टर बीसी रॉय। उनके एक करीबी हुआ करते थे हुमायूं कबीर। वो शिक्षाविद, कवि, उपन्यासकार के साथ साथ राजनेता भी थे। कहा जाता है कि हुमायूं कबीर ने ही बीसी रॉय को बेहतर इंजीनियर्स तैयार करने वाली संस्थान खोलने के लिए राजी किया था। बंगाल के खड़गपुर में देश का पहला आईआईटी खुला। हाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के जरिए भारत की तरक्की की सोच के साथ 15 सितंबर 1956 को संसद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक्ट पास हुआ। उसके बाद देश के भीतर वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स पैदा करने के लिए नए आईआईटीज खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह एम्स और आईआईएम खुलने के पीछे भी कई सोच एक साथ काम कर रहे थे। एम्स भारत के लिए सिर्फ एक अस्पताल नहीं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे शख्स की जिंदगी के लिए भरोसे का दूसरा नाम है। तो बिजनेस लीडर्स तैयार करने में आईआईएम का कोई जवाब नहीं। आजादी के पहले भारत में एक अत्याधुनिक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। पंडित नेहरू देश में इलाज के लिए एक बेहतर अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट का सपना देख रहे थे। तब देश के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही थी राजकुमारी अमृत कौर। जब एम्स की योजना बनाई गई तो पंडित नेहरू चाहते थे कि ये कोलकाता में बने, लेकिन तब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में एम्स का कलकत्ता की जगह दिल्ली में बनना तय हुआ। तब एम्स के निर्माण में न्यूजीलैंड सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद की। राजकुमारी अमृत कौर की कोशिशों की वजह से 1952 में एम्स की आधारशिला रखी गई और इस एम्स को ऑटोनॉमस बनाने के लिए 1956 में संसद में एक्ट पास किया गया। आज़ादी के बाद में नेहरू जी का विजन था कि हम एक मॉडर्न, एक आधुनिक भारत का निर्माण करें जो तकनीकी ढंग से फोर फ्रंट पे हो। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर ये मॉडर्न उभरती हुई दुनिया में भारतवर्ष को अपना स्थान बनाना है तो फ्रंटलाइन में जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने चाहिए। भारत के नक्शे पर दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, गोरखपुर समेत एम्स के दूसरे कैंपस में रोजाना लोग अपनी बीमारियों के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए बड़ी उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं। इसी तरह देश में वर्ल्ड क्लास इंजीनियर पैदा करने की सोच के साथ आईआईटीज जैसे संस्थान खुलने का सिलसिला पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से शुरू हुआ। इसके बाद आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान खुले। इन संस्थानों ने वर्ल्ड क्लास इंजीनियर पैदा करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे देश के भीतर विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा मिला। अभी देश में कुल 23 आईआईटीज हैं, जहां हर साल हजारों की तादाद में वर्ल्ड क्लास इंजीनियर पैदा किए जा रहे हैं। और आईआईटीज से निकले इंजीनियर्स के हुनर का कमाल भारत के हर हिस्से में अद्भुत संरचनाओं के रूप में सामने है। इसी तरह
बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की बुलंद सोच के साथ ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत महसूस की गई जहां प्रोफेशनल्स तैयार किए जा सकें। 1959 में योजना आयोग ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की स्थापना के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स को न्योता दिया, जिनकी सिफारिशों के आधार पर भारत में 2 एलीट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला हुआ, एक कोलकाता और दूसरा अहमदाबाद में। 13 नवंबर 1961 को IIM कोलकाता की स्थापना हुई, जिसमें MIT स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार, फोर्ड फाउंडेशन और भारतीय उद्योग ने मदद की। इस तरह IIM अहमदाबाद को शुरुआती दौर में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मदद मिली। IIM अहमदाबाद बनाने में 3 लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसमें से एक थे परमाणु वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, दूसरे कारोबारी कस्तूर भाई लाल भाई और तीसरे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री जीवराज मेहता। भारत की बुलंद तस्वीर तैयार करने में IITs और IIM जैसे संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। आज विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और कारोबारी तरक्की के क्षेत्र में इतना तेजी से आगे बढ़ा है, तो इसमें बड़ा योगदान आजादी के बाद वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी जाता है। इसी सिलसिले में अपने देश की 2 महिलाओं का जिक्र करना जरूरी है, जिन्होंने अपने दौर की बंदिशों को तोड़ते हुए IAS और IPS जैसी मुश्किल समझे जाने वाली सर्विस में लड़कियों के लिए खिड़की दरवाजे खोले। पहले बात अन्ना राजम की, जो साल 1951 में सभी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए देश की पहली महिला IAS बनी। उस दौर में इस बड़ी नौकरी के लिए महिलाओं को अनफिट समझा जाता था। इसी तरह साल 1972 में IPS की ट्रेनिंग लेने वाले 80 अफसरों में से इकलौती लड़की थी किरण बेदी। ये भी एक बुलंद सोच थी कि पुरुषों के वर्चस्व वाली नौकरियों में महिलाएं पीछे क्यों रहें। अन्ना राजम और किरण बेदी ने भारत की बेटियों को सिविल सर्विसेज यानी बड़ा अफसर बनने की राह दिखाई। इस बीच एक और सोच का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है, वो है लाल बहादुर शास्त्री की सोच, जिन्होंने अपनी काबिलियत से एक साथ 2 जंग में जीत हासिल की। पहली भूख के खिलाफ, दूसरी सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ। इन दोनों ही मोर्चों पर इंदिरा गांधी भी पूरी व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ी। देश की कमान संभालते ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इरादा साफ कर दिया। उनकी प्राथमिकता सूची में जय जवान यानी सरहद की सुरक्षा और जय किसान यानी खाद्य सुरक्षा दोनों ऊपर आ गए। वैसे तो उन्नत बीजों के जरिए पैदावार बढ़ाने की कोशिशें पंडित नेहरू के दौर में ही शुरू हो चुकी थी, पर 1960 के दशक में अनाज के उत्पादन में कमी ने भयंकर समस्या खड़ी कर दी। इस बीच मॉनसून की चाल बिगड़ने की वजह से देश में खाने के अनाज की भारी कमी हो गई, जिससे देश के कई हिस्सों में अनाज के लिए लूटपाट जैसे हालात बन गए। ऐसे में भारत में खेती की तस्वीर बदलने के लिए चौतरफा रणनीति पर काम शुरू हुआ, जिससे अर्थशास्त्री न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी यानी हरित क्रांति का नाम देते हैं। इसमें अधिक पैदावार के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का इस्तेमाल, पौधों का संरक्षण, बहुफसली खेतों को बढ़ावा, सिंचाई सुविधाओं का विकास, आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल। हरित क्रांति का नतीजा ये निकला कि भारत खाने के अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री ने सरहदी सुरक्षा पर भी खासा जोर दिया। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की गई। नतीजा ये रहा कि 1965 में भारत ने सरहद पर पाकिस्तान का अहंकार चूर चूर कर दिया। शास्त्री जी ये भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि भारत की सुरक्षा के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में शास्त्री जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग को एटम बम डिजाइन करने का काम सौंपा, मतलब एटम बम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी सेना का तरकश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नतीजा ये रहा कि 1971 में भारतीय फौज ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और अमेरिका भी चाहकर कुछ नहीं कर पाया। इससे दुनिया के नक्शे पर भारत के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान बनी। पर
विज्ञान और तकनीक में बहुत कुछ किया जाना बाकी था, जिस क्षेत्र में भारत कहीं न कहीं पिछड़ रहा था। इस बात को पूरी गंभीरता के साथ महसूस किया तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, जिन्होंने कंप्यूटर को लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। उस दौर में उनके सलाहकार के रूप में जुड़े सैम पित्रोदा, जो एक टेक्नोक्रेट थे, टेलीकॉम सेक्टर से लेकर दूसरे कई सेक्टर में भारत की तस्वीर बदलने वाली सोच काम करने लगी। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी, जो दुनिया में तेजी से होते बदलावों के बीच कदम ताल करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था से सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला केचुल उतारकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का रास्ता दिखाया। उस सोच को आगे बढ़ाने में सारथी की भूमिका में सी रंगराजन, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, एनके सिंह जैसे नाम काम कर रहे थे। वो साल 1991 का था। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे नरसिम्हा राव। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुल्क की आर्थिक सेहत ठीक करने की। ऐसे में पीएम राव ने देश के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अपनी ठोस समझ और दूरदर्शी सोच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वित्त वर्ष 1991-92 के लिए ऐतिहासिक बजट तैयार किया। 24 जुलाई 1991 को पेश बजट में दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया गया। भारतीय कंपनियों के लिए भी विदेशों में कारोबार की राह आसान हुई। कस्टम ड्यूटी 220% से घटाकर 150% किया गया। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। मनमोहन सिंह की नीतियों ने हिंदुस्तान के दरवाजे खिड़कियां कारोबार के लिए देसी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए। पॉलिटिकली वो ड्रामेटिक चेंज करना फ्रॉम ऑलमोस्ट स्टेट लेड एंटरप्राइज टू फ्रीइंग अप फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, ये पॉलिटिकल स्टेप नरसिम्हा राव का था। एंड द क्रेडिट आई वुड से एंड he has to go to Narasimha Rao. And let me also mention the greatness of Manmohan Singh is कि वो उन्होंने हमेशा ये एक्नॉलेज किया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ये सबसे मुश्किल चीज जो पॉलिटिकल स्टेप ली वो नरसिम्हा राव की डूइंग थी, नॉट हिज डूइंग। उस दौर में मनमोहन सिंह के विचारों का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक पाई और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उदारवाद की तरफ चल पड़ी। मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की जो राह देश को दिखाई, उसका जल्द ही फायदा दिखने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ वर्षों में ही आईसीयू से बाहर निकलकर दौड़ लगाने लगी। 1991 में जहां जीडीपी विकास दर 1.06% थी, वो अगले साल यानी 1992 में बढ़कर 5.84% पर पहुंच गई। 1995 में जीडीपी विकास दर बढ़कर 7.57% हो गई। 1999 में 8.85% तक पहुंच गई। मनमोहन सिंह के उदारीकरण की नीतियों की वजह से देसी विदेशी कारखाने तूफानी रफ्तार से खुलने लगे, जो न सिर्फ भारत के जीडीपी के आंकड़े को बढ़ा रहे थे, बल्कि लाखों नौजवानों को नौकरी और करोड़ों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दे रहे थे। अगर पिछले 3 दशकों में भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदली है, भारतीय टैलेंट सिलिकॉन वैली से सिडनी तक छाया हुआ है, तो उसमें उदारीकरण की सोच का बड़ा योगदान रहा है। भारत में रोजगार के इतने रास्ते खुले हैं, तो इसमें उदारीकरण की सोच ड्राइविंग सीट पर रही है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सोच में केंद्र में सबको साथ लेकर चलने की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो एक शक्तिशाली भारत के भी पक्षधर थे। उनके दौर में भारत ने परमाणु परीक्षण जैसा बड़ा फैसला लिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद उन रास्तों को चौड़ा करते दिखे, जिसमें भारत को घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मजबूती मिल सके। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो वो एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़े जिसमें आम आदमी के लिए शौचालय बनाना भी था और संसद के लिए नई बिल्डिंग भी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी बनाना था और बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने का अटल इरादा भी। गांवों के विकास से विकसित भारत का संकल्प जरूर साकार होगा। मोदी में अपने मिशन के साथ लोगों को जोड़ने की गजब की क्षमता है।
वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों को सरकार के होने का एहसास कैसे कराया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर किसी को घर, सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली, जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए हर घर शौचालय, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के इलाज का इंतजाम जैसी योजनाएं मिशन मोड में चलाते हैं। तो गरीब महिलाओं के लिए हर महीने कैश स्कीम भी अब टॉप एजेंडा में है। पीएम मोदी आधुनिक तकनीक की मदद से सरकारी योजनाओं के सख्ती से मॉनिटरिंग में यकीन करते हैं। ऐसे में उनके दौर में बहुत हद तक बिचौलिया तंत्र और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश हुई है। ड्यूप्लीकेशन हटाने के बाद, ड्यूप्लीकेशन मतलब एक ही आधार के ऊपर 2 अकाउंट रखें, एक ही बंदा 2 अकाउंट रखें, दोनों में पैसा जाए, ये सब इसके जैसे बहुत सारे मिसयूज सब हम हटाने के बाद आज हम जो दे रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ फ्री मुफ्त राशन, कम से कम 2.30 लाख करोड़ का बचत हुई। हम भी दे रहे हैं, कहने वाले पहले लीकेजेस को कम किया नहीं। गांव में ऐसे व्यक्ति है कि नहीं है परवाह नहीं, मगर जाते रहा पैसा, क्योंकि उसमें उनका कुछ बेनिफिट है, उनके कार्यकर्ता या कोई गलत आदमी को उसमें जोड़ दिया, इसीलिए मुफ्त वो भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, में बहुत अंतर है। वो सब विषय निकाल करके, गलत अकाउंट को निकाल करके हम डायरेक्टली जिनको जाना है उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी अपने सपनों के न्यू इंडिया को गढ़ने के लिए पुराने मानदंड और तौर तरीकों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशों में जुटे। मोदी एक और कूटनीति की मदद से बेहतर दुनिया बनाने में भारत की असरदार भूमिका को आगे बढ़ाने में लगे। तो खुराफाती पड़ोसियों के लिए भी भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। हमारे लिए पाकिस्तान है, यदि कोई विदेशी आतंकवादी वहां से आता है और हमारे सामने जवानों ने पीछा किया, क्या एलओसी के उस पार चले जाए तो हम बिल्कुल हमारे जवान बंदूक वापस कर लें? एलओसी के उस पार चलेगा, कोशिश करेंगे मारने की, मारेंगे। नरेंद्र मोदी जिस सोच के साथ न्यू इंडिया को गढ़ने की बात करते हैं, उसे राजनीति अपने चश्मे से देखती है और देश का आम आदमी अपने तरीके से। कोई भी सोच कालजयी नहीं होती। देश काल परिस्थितियों के मुताबिक उसमें बदलाव होते रहते हैं। जरा सोचिए कि अगर आजादी के बाद एम्स जैसे संस्थान नहीं खुले होते तो आज देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या होती। अगर आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थान नहीं खुले होते तो क्या होता। अगर लोगों की भूख को मिटाने के लिए हरित क्रांति की सोच को जमीन पर नहीं उतारा गया होता तो क्या होता। अगर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के साथ साथ देश की कार्य संस्कृति में कंप्यूटर लाने की सोच फली फूली नहीं होती तो क्या होता। अगर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की सोच को नहीं अपनाया गया होता तो आज भारत की तस्वीर क्या होती। देश की कमान चाहे जिसके भी हाथों में रही, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उसके इर्द गिर्द सोच का वैसा ही इकोसिस्टम बना जो भारत निर्माण में एक व्यवहारिक सारथी की भूमिका को निभाता रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही सोच के ताने बाने के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।